जब मैं 10 साल का था मेरे पिता एक दुर्घटना में चल बसे। वकील ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ या वो $200 मिलियन लेना चाहता हूँ जो मेरे पिता छोड़ गए थे। अपने पिछले जीवन में मैं रोया था, चिल्लाया था, माँ के लिए गिड़गिड़ाया था। उसने मुआवजे की सारी रकम ले ली और सीधे पड़ोसी से शादी कर ली। ओह माफ करना, अंकल ग्रेग से। मैं उनकी नजरों में अनचाहा बोझ बन गया, एक ऐसा बोझ जिसे वो बर्दाश्त तक नहीं कर सकते थे, और अंत में मुझे काम करते करते मार डाला गया। 28 साल की उम्र में मैं एक निर्माण स्थल पर गिर पड़ा। उस दयनीय हास्यास्पद जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है मैं एक मूर्ख था, पूरा और पक्का मूर्ख। लेकिन अब नियति ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। वही चौराहा एक बार फिर मेरे सामने खड़ा है। मेरे सामने खड़ी औरत सिसक रही है, उसके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। हावर्ड, तुमने हमें क्यों छोड़ा? मैं और डेमियन कैसे जिएंगे? वो विलाप करती है जब तक कि उसका शरीर गीली मिट्टी की तरह ढहने न लगे। अगर कोई उसे थामे ना होता तो वो सीधे जमीन पर गिर पड़ती। पिछले जन्म में यही नाटक मुझे मूर्ख बना गया था। मुझे सच में लगा था कि वो टूट गई है, कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती। इसलिए मैं उसके पैरों से लिपट गया था, रोते हुए, रुकने की भीख मांगते हुए। और फिर क्या हुआ? उसने वो मुआवजा ले लिया जो मेरे पिता की जान की कीमत पर मिला था। और 3 महीने भी नहीं बीते थे कि वो खुशी खुशी दोबारा ब्याह कर बैठी। उसने ग्रेग बार्न्स से शादी की, वही आदमी जिसे वो हमेशा हमारा ख्याल रखने वाला कहती थी। मेरे पिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और वो आदमी हमारे घर में आ गया। वो उसी बिस्तर पर सोने लगा जहां मेरे पिता सोते थे, और मैं बन गया अतिरिक्त आंखों की किरकिरी, वो बच्चा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। ग्रेग का एक बेटा था, मुझसे 2 साल बड़ा, जो मुझे आंख की नोक में चुभे कांटे की तरह देखता था। उस सौतेले बेटे की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए मेरी माँ लिंडा या तो मुझे मारती थी या दिन रात चीखती चिल्लाती थी बिना किसी दया के। मेरे पिता की छोड़ी हुई दौलत उनके परिवार की ऐशगाह बन गई। उससे मेरे सौतेले भाई की अय्याशी और दिखावा हुआ, और मैं अपनी फीस भरने के लिए कूड़े में से चीजें बीनता था। हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ था कि मुझे घर से निकाल दिया गया, काम पर भेज दिया गया। बड़े शान से कहा गया कि लड़के को आत्मनिर्भरता जल्दी सीखनी चाहिए। मैंने 10 साल तक निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोई और आखिरकार मेरा शरीर जवाब दे गया। मैं सिर के बल तपती लोहे की छड़ों के ढेर पर गिरा और फिर कभी उठा नहीं। लेकिन अब मैं फिर से जन्मा हूँ। लिंडा ने अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेट ली। डेमियन, डरो मत, अब से माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। उसका चेहरा आंसुओं और नाक के पानी से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ छुपा था। इतनी सफाई से छुपाया गया था कि शायद ही कोई देख पाता। बेचैनी, लालच। यह देखकर इस बार मैं वैसे नहीं रोया जैसे पिछली बार रोया था। बस चुपचाप और ठंडे दिल से उसका नाटक देखता रहा। तभी मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त आए, जो उनके वकील भी थे, अंकल वॉल्टर। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। फिर अपनी ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकाला। लिंडा, डेमियन, ये हावर्ड की वसीयत है जो वो छोड़ गए हैं। उन्होंने हर बात का ख्याल रखा था। अंकल वॉल्टर की आवाज में एक असामान्य भारीपन था। हावर्ड ने हर परिस्थिति के लिए तैयारी की थी। उनके नाम पर $20 करोड़ की संपत्ति है जो कानूनी रूप से प्रमाणित है। अब 2 विकल्प हैं। पहला, जना डेमियन तुम्हारे साथ रहे, मुआवजे और बाल सहायता के रूप में पैसा तुम्हारी निगरानी में रहेगा जब तक डेमियन बालिग न हो जाए। यह सुनते ही लिंडा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों से एक भयावह चमक फूट पड़ी। उसकी नजरें वसीयत पर जम गईं, जैसे कोई बाज अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। दूसरा, अगर डेमियन तुम्हारे साथ न रहने का फैसला करे तो पैसा मेरी निगरानी में एक ट्रस्ट फंड में जाएगा। डेमियन ही उसका एकमात्र मालिक होगा और तुम्हें, लिंडा, कुछ नहीं मिलेगा। हवा जैसे वहीं जम गई। कमरे में मौजूद हर जोड़ी आंखें मुझ पर आ टिकी, एक 10 साल के बच्चे पर। लिंडा का शरीर एकदम अकड़ गया। उसने वॉल्टर को ऐसे घूरा जैसे कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा विकल्प देने की। फिर वो तुरंत वापस अपने दुखी माँ के नाटक में लौट गई। उसने मुझे जोर से अपने सीने से लगा लिया। वॉल्टर, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं अपना बेटा कैसे छोड़ सकती हूँ? डेमियन मेरी पूरी जिंदगी है। वो चिल्लाती रही और चिल्लाते चिल्लाते उसने मेरी बांह को जोर से चुटकी काटी। उसने मेरे कान में जहर घोला, धीमी और क्रूर आवाज में फुसफुसाया, डेमियन, एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुझे मार डालूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछले जन्म में इन शब्दों से मैं थर-थर कांप उठता था और उसका माँ तेरे बिना नहीं जी सकती सुनकर मेरा दिल पिघल जाता था। लेकिन अब बस मतली की लहरें उठ रही हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि चुटकी काटती उसकी उंगलियां कांप रही हैं। दुख से नहीं बल्कि उत्तेजना से, तनाव से। $20 करोड़। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था। वो पहले से ही उस रकम के बाद की जिंदगी के सपने देख रही थी। ग्रेग के साथ अपने खूबसूरत भविष्य की कल्पनाओं में डूबी हुई थी। धीरे धीरे, एक एक इंच करके मैंने खुद को उसकी दम घूंटती बाहों से अलग किया। जैसे ही मैं आजाद हुआ, मैंने सिर उठाया। मेरी नजर वॉल्टर की हैरान आंखों से मिली। एक एक शब्द बिल्कुल साफ, जैसे कांच पर लकीर खींची हो। मैंने कहा, अंकल वॉल्टर, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं $20 करोड़ चुनता हूँ। पूरा शोक सभा हॉल मुर्दा चुप्पी में डूब गया। सब कुछ थमसा गया, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। सबके मुंह खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। लिंडा के चेहरे पर जमा दुख का नकाब एक पल के लिए जम गया, फिर दरकने लगा, टुकड़े टुकड़े होने लगा, जब तक कि वो एक कच्चे हिंसक गुस्से में न बदल गया। लिंडा चीखी, डेमियन, तूने क्या कहा अभी? उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फाड़ दे। मैंने शांति से दोबारा कहा, जोर से नहीं, लेकिन हर शब्द कील की तरह ठोकता हुआ। मैंने कहा, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लिंडा चीख पड़ी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? कमीने नाशुक्रे, मैं तेरी माँ हूँ। लिंडा का पूरा आपा उड़ गया। वो पागल औरत की तरह मुझ पर झपटी। उसका हाथ मेरे मुंह पर मारने के लिए उठा, लेकिन उसकी कलाई एक बड़े हाथ ने थाम ली। वो हाथ वॉल्टर का था, जिसका चेहरा लोहे की तरह सख्त था। लिंडा, खुद को संभालो। ये हावर्ड का शोक सभा हॉल है और ये डेमियन का अपना फैसला था। एक बच्चा क्या जानता है? तुमने ही उसे ये सब सिखाया होगा। वॉल्टर ने घृणा से उसका हाथ झटक दिया। मैं एक आखिरी बार कह रहा हूँ, ये हावर्ड की वसीयत है। इसका पूरा कानूनी प्रभाव है। चूंकि डेमियन ने अपना फैसला कर लिया है, मैं अभी से कानूनी प्रक्रिया शुरू
करूंगा। इस पल से तुम अब उसकी कानूनी अभिभावक नहीं हो। लिंडा पूरी तरह सन्न रह गई। उसने मुझे घूरा। उसकी आंखों में जहर भरा था, जैसे वो किसी जानी दुश्मन को देख रही हो। शायद वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका डरपोक आज्ञाकारी बेटा अचानक इतना ठंडा और अजनबी कैसे हो गया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं वॉल्टर के पास चला गया और उनकी आस्तीन खींची। अंकल वॉल्टर, क्या पापा को पहले से पता था? मेरे शब्द सुनकर वॉल्टर का शरीर एक झटके से हिल गया। वो झुके और मेरी आंखों में झांका। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने दुख से भरकर सिर हिलाया। तुम्हारे पिता बहुत समझदार इंसान थे। वो तुमसे बेहद प्यार करते थे। बस इतना सुनते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। हाँ, मेरे पिता कितने तेज थे। भला वो लिंडा की असलियत कैसे न देखते, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे एक पूरा परिवार मिले, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहते रहे जब तक उन्हें एक लाइलाज बीमारी का पता चला और उनका समय कम बचा। तब जाकर उन्होंने मेरे लिए यह भागने का रास्ता बनाया। पिछले जन्म का मैं कितना मूर्ख था। अपने ही हाथों से मैंने अपने पिता के प्यार का आखिरी तोहफा बर्बाद कर दिया था। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। मैंने 20 करोड़ डॉलर चुने। आखिरकार रिश्तेदार लिंडा को घसीटते हुए ले गए। जाते जाते उसकी आंखों में जो नफरत थी वो मेरी यादों में हमेशा के लिए जड़ हो गई। लेकिन मुझे जरा भी परवाह नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं। जिस पल मैंने यह फैसला किया उसी पल हमारे बीच का रिश्ता टूट गया। अब बचा था तो बस नफरत। वॉल्टर मेरे नए अभिभावक बन गए। वो एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान थे। पिता के अंतिम संस्कार के बाद वॉल्टर मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे एक लंबी निवेश सूची दिखाई, वो परियोजनाएं जो मेरे पिता ने मरने से पहले उनके साथ मिलकर शोध की थी। लेकिन मैंने सीधे आखिरी पन्ने पर जाकर कहा, अंकल वॉल्टर, सामने के पन्नों पर जो भी है सब बेच दो। वॉल्टर चौंक गए। डेमियन, ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तुम्हारे पिता ने इन्हें खुद चुना था। ये बेहद स्थिर हैं। मैंने सिर हिलाया। बहुत धीमे हैं। मैंने अपनी उंगली बढ़ाई और सूची में कुछ अनजान से नामों पर टिका दी। सब कुछ इन कंपनियों में लगा दो। वॉल्टर ने माथे पर बल डाले। पैंग्लोटेक, स्काई ट्रेड होल्डिंग्स, ये कंपनियां क्या हैं? मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। डेमियन, निवेश कोई खेल नहीं है। अंकल वॉल्टर, क्या आप मेरे पिता पर भरोसा करते हैं? वो एक पल के लिए रुके। बिल्कुल करता हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। तो एक बार मेरे पर भी भरोसा करें। पापा ने सपने में बताया था। ये सबसे बेकार बहाना था जो मैं सोच सकता था। लेकिन वॉल्टर ने मेरी आंखों में झांका। वो आंखें जो एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा शांत और परिपक्व थीं, और किसी अजीब वजह से सारी समझदारी को ताक पर रखते हुए उन्होंने सिर हिला दिया। जो उन्हें नहीं पता था वो ये था कि मैंने जिन नामों पर उंगली रखी थी वो अगले 10 सालों में पूरी दुनिया को हिला देंगे। वो धरती के सबसे विशाल व्यापारिक साम्राज्य बन जाएंगे और मैं उन सबके पीछे सबसे रहस्यमयी हिस्सेदार रहूंगा। सब कुछ तय हो जाने के बाद मैं आखिरकार चैन की सांस ली। मैंने खुद के लिए एक बिल्कुल नया जीवन लक्ष्य तय किया। आराम से जीना। हाँ, बस आराम से जीना। पिछले जन्म में काम करते करते मर गया था। इस जन्म में आराम से जीऊंगा। मैंने वॉल्टर से सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढवाया। पढ़ाई में माथा खपाने के लिए नहीं, बस इसलिए कि माहौल अच्छा था और कैफेटेरिया का खाना लाजवाब था। मैंने जिम जाना शुरू किया। किसी खास वजह से नहीं, बस इसलिए कि एक दिन 6 पैक एब्स और तराशा हुआ जिस्म हो और कपड़े अच्छे लगे। मैंने चीन के 8 महान व्यंजनों का अध्ययन शुरू किया। खुद शराब बनाना सीखा। शेफ बनने के लिए नहीं, बस अपने खुद के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए। हर झंझटी मामला मैंने वॉल्टर पर फेंक दिया। बाद में वॉल्टर की मदद से बनाई पेशेवर टीम पर। उस टीम का अगुवा था मार्कस। वॉल्टर स्ट्रीट का एक दिग्गज जिसे मैंने तिगुनी तनख्वाह देकर अपनी तरफ खींचा था। मेरा उसके लिए बस एक ही नियम था, मुझे परेशान मत करो। अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। नहीं सुलझा सकते तो दिवालिया हो जाने दो। उस वक्त मार्कस ने मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं कोई गांव का मूर्ख वारिस हूं जो पुरखों की दौलत उड़ा रहा हो। लेकिन उसने मेरे आदेश वफादारी से पूरे किए और मेरी जिंदगी कुछ यूं हो गई। बॉस, पैंग्लोटेक का शेयर फिर तिगुना हो गया। हमने 5 अरब कमाए। ठीक है, मुझ परेशान मत करो, मैं रेसिपी पढ़ रहा हूँ। बॉस, स्काई ट्रेड होल्डिंग्स जल्द ही सार्वजनिक होने वाली है। हमारे मूल शेयर 1 खरब डॉलर तोड़ने का अनुमान है। हम ठीक है, अब आओ और देखो ये चावल की शराब का नया बैच जो मैंने बनाया है। बॉस, वो जमीन जो आपने पिछली बार यूं ही खरीद ली थी, सरकार उसे नया केंद्रीय व्यापार जिला बना रही है। उसकी कीमत 100 गुना बढ़ गई। धीरे धीरे मार्कस मेरे आलसी अंदाज का आदी हो गया। वो मेरे लिए अरब डॉलर के छोटे मोटे सौदों को खुद ही छांट कर अलग करने लगा और मैं आराम की राह पर और आगे बढ़ता चला गया। मेरे नाम पर दौलत हिमपात की तरह बढ़ती रही, लेकिन मैं उन संख्याओं के प्रति बेसुध था। मुझे बस इस बात में दिलचस्पी थी कि अपनी जिंदगी को और आरामदेह कैसे बनाऊं। मैं अरबपतियों के शीर्ष हलकों में एक रहस्यमयी किंवदंती बन गया। कोई नहीं जानता था मैं कौन हूं। बस इतना पता था कि कोई रहस्यमयी मिस्टर वैंस है, देशों से भी अमीर, एक ऐसा भूत जिसे कोई कभी देखता नहीं। यह सिलसिला चलता रहा जब तक कि मेरे 18 साल के होने के वर्ष में एक औरत नहीं आई जिसने मेरी शांत और सुकून भरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। विवियन सिंक्लेयर, मेरी पूर्व मंगेतर। विवियन सिंक्लेयर के साथ मेरी सगाई एक बचपन का इंतजाम था। हमारे दादाओं ने तय किया था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारा परिवार बर्बाद हो गया था और किसी ने उस सगाई का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन किसी को क्या पता था कि पिता की छोड़ी हुई दौलत 10 सालों में खमीर उठाकर एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य बन जाएगी। जानबूझकर कम प्रोफाइल रखने के बावजूद वैंस परिवार की सत्ता में वापसी ने सिंक्लेयर परिवार का ध्यान खींच लिया। तो मेरे 18वें जन्मदिन के दिन बुजुर्ग मिस्टर सिंक्लेयर खुद अपनी प्यारी पोती को लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए। बहाना था पुरानी सगाई को सम्मान देने का। पहली बार जब मैंने विवियन सिंक्लेयर को देखा, वो वॉल्टर के बैठक कक्ष में थी। उसने एक सिले सिलाए सफेद सूट ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे बाल बिना किसी एक भी बाल अपनी जगह से इधर उधर नहीं था। उसका मेकअप हल्का और एकदम सटीक था। वो खूबसूरत जरूर थी, लेकिन एक हिमखंड की तरह भी थी, जिससे एक ऐसी ठंडक निकलती थी जो कहती थी दूर रहो। वो एक ताकतवर औरत की पाठ्य पुस्तक की तस्वीर थी। परिवार की वारिस के रूप में तराशी गई। तर्कशील, मजबूत, शांत। अफवाह थी कि उसने 20 साल की उम्र में दोहरी डॉक्टरेट कर ली थी। 22 में पारिवारिक व्यवसाय
संभाल लिया। तरीके इतने कठोर कि पुराने से पुराने व्यापारिक शार्क भी उससे डरते थे। उसकी दुनिया में बस करियर था, मुनाफा था और आंकड़े थे। भावनाएं उसकी नजर में सबसे बेकार कमजोरी थी। डेमियन है ना, वो मेरे सामने टांगें क्रॉस करके बैठ गई। उसकी आंखें मुझे एक्सरे की तरह ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी, खुली जांच और तिरस्कार से भरी हुई। मैं अभी अभी जिम से लौटा था, ढीले वर्कआउट कपड़े पहने हुए, बाल अभी भी पसीने से गीले थे। मैंने आलस से एक गुनगुनाहट में जवाब दिया, सोफे पर पीठ टिका ली, एक सेब उठाया और चबाने लगा। मेरे रवैये से वो साफ नाखुश हुई। उसका माथा सिकुड़ गया। सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, तो अब क्या करते हो? जिम जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, शराब बनाता हूँ, ये सोचता हूँ कि और आराम से कैसे रहा जाए। मैंने उसे सच सच बता दिया। विवियन के होंठ के कोने पर एक मजाक उड़ाती मुस्कान उभरी। तो तुम बस एक ऐसे ट्रस्ट फंड के बिगड़ैल हो जिसके पास करने को कुछ नहीं। कह सकते हो। मैंने कंधे उचकाए बेफिक्री से। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों में और गहरा तिरस्कार भर गया। डेमियन, सीधी बात करते हैं, ये सगाई हमारे दादाओं की एक मजाक थी। इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। मेरा पति वो होना चाहिए जो मेरे बराबर खड़ा हो सके, कोई बेकार आलसी नहीं जो बस खाए पिए और खेले। तो मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मेरे दादाजी के पास जाओ और उन्हें सगाई तोड़ने के लिए कहो। वो ऐसे बोल रही थी जैसे कोई हुक्म दे रही हो। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें एक रकम दे सकती हूँ या हमारी कंपनी में एक आरामदेह पद दिला सकती हूँ। मैं मुंह में रखा सेब लगभग थूक देता। मुझे पैसे दो, मेरे लिए पद दिलाओ। कितनी हास्यास्पद बात है। जिस सिंक्लेयर ग्रुप पर उसे इतना घमंड है, वो मेरी दौलत में एक छोटे से अंश की भी पूर्णांक त्रुटि नहीं है। मैंने उसका घमंडी चेहरा देखा। अचानक मुझे यह सब मजेदार लगने लगा। पिछले जन्म में तो मुझे उससे मिलने का दर्जा भी नहीं था। इस जन्म में वो मेरे सामने बैठकर दान दे रही है। मैंने मुंह पोंछा और मीठी मुस्कान दी। ठीक है। विवियन एक पल के लिए रुकी। उसे हैरानी हुई कि मैं इतनी आसानी से मान गया। किस तरह का मुआवजा चाहिए? वो अपने ठंडे चेहरे पर वापस लौट आई। न पैसा चाहिए न नौकरी। मैं उठा और उसके पास चला गया। झुककर उसके कान के पास आया। उसका शरीर सहज ही पीछे हटना चाहा लेकिन जम गया। मुझे उसकी त्वचा पर ठंडे परफ्यूम की खुशबू आई। मैंने आवाज धीमी की, बस इतनी कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने दादाजी के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम मेरे लायक नहीं हो। विवियन की पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी घमंडी बात नहीं सुनी थी। उसने मुझे धकेला और खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डेमियन, हद में रहो। हद में रहना है तो इज्जत कमाओ, ये मुफ्त में नहीं मिलती। मैं वापस सोफे पर बैठ गया और टांगें क्रॉस कर ली। मिस सिंक्लेयर, पहले तुमने मुझे नीची नजर से देखा है ना? उसने मुझे ऊपर से घूरा। तुम जैसे लोग पैसे में पैदा होने के अलावा और क्या कर सकते हैं? दिन भर बेकार, बस यूं ही भटकते हुए मरने का इंतजार करते हो। तुम में और एक परजीवी में क्या फर्क है? फर्क ये है कि मैं खुश हूँ। मैंने हाथ फैलाए। मेरी जिंदगी, मेरा फैसला कुछ लोगों की तरह नहीं जो एक परफेक्ट मशीन की तरह जीते हैं, हर भावना में नफे नुकसान का हिसाब लगाते हुए। मेरे शब्दों ने साफ कोई नस छू ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुट्ठियां भींच ली। हम एक रास्ते के नहीं है। मैं जाकर सगाई तोड़ दूंगी। आज के बाद हमारा कोई वास्ता नहीं। वो बिना पीछे मुड़े चली गई। वो घमंडी परछाई एक पराजित हंस की तरह थी जो सिर झुकाने से इनकार कर रही हो। वॉल्टर अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आए। उनका चेहरा चिंता से भरा था। डेमियन, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं थी? सिंक्लेयर परिवार की राजधानी में बहुत गहरी पकड़ है। अंकल वॉल्टर, चिंता मत करो। सगाई तोड़ने की बात उसने शुरू की थी, मैंने उसे भगाया नहीं। और वैसे भी जो अपनी शादी का फैसला खुद नहीं कर सकती वो असल में कितनी। मैंने उस दिशा में देखा जहां विवियन गई थी। मेरी आंखों में कोई लहर नहीं थी। पिछले जन्म में वो आसमान में टंगा चांद थी। मुझे उसे ऊपर देखने का भी अधिकार नहीं था। इस जन्म में मेरी नजरों में वो बस एक बेचारी औरत है, अपने परिवार की जंजीरों में जकड़ी हुई। मुझे उत्सुकता है कि वो किस तरह का टूटना दिखाएगी। यह बड़ा मनोरंजक होगा। सगाई का नाटक जल्दी ही ठंडा पड़ गया। विवियन ने अपना वादा निभाया। कुछ ही दिनों में सिंक्लेयर परिवार ने आधिकारिक तौर पर सगाई टूटने की घोषणा कर दी। मैंने राहत की सांस ली और अपनी जिंदगी जीता रहा। मार्कस के फोन हर दिन घड़ी की तरह आते रहे, यह बताते हुए कि मैंने अभी अभी कितने करोड़ के छोटे छोटे लक्ष्य पार कर लिए। मेरी व्यक्तिगत दौलत एक ऐसी भयावह संख्या तक फूल चुकी थी जिसे गिनने की मुझे जहमत भी नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी हर रोज सस्ते वर्कआउट कपड़े पहनता था, एक साधारण गाड़ी चलाता था और जिम और बाजार के बीच आता जाता रहता था। जब तक एक दिन बंद होने की कगार पर खड़ी एक मिठाई की दुकान में मेरी मुलाकात एक परी से नहीं हुई। वो एक छोटी सी दुकान थी, किसी पुरानी गली में गहराई से छुपी हुई। पुराने जमाने की सजावट से सजी ऐसी पारंपरिक चीनी मिठाइयां बेचती थी जो वक्त के साथ लगभग खो चुकी थी। दरवाजे पर लगे हस्तलिखित लकड़ी के बोर्ड ने मुझे अंदर खींच लिया। आज का विशेष ऑस्मैंथस चेस्टनट केक। यही वो मिठाई थी जो मेरे पिता मेरे लिए बचपन में बनाया करते थे। मैंने दरवाजा धकेला। एक विंड चाइम खनखनाई। रसोई से हल्के हरे रंग की पोशाक पहने एक लड़की निकली। उसके लंबे बाल कमर तक झूल रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई मेकअप नहीं। उसके चेहरे पर एक पल के लिए चौंकी हुई उलझन की लकीर उभरी। जिस पल मैंने उसे देखा मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। ये एक अजीब अद्भुत एहसास था। वो विवियन की तरह तीखी और दबंग नहीं थी। वो एक साफ झरने के पानी की तरह थी, शुद्ध, स्वच्छ। एक बार देखो और मन शांत हो जाए। क्या अभी भी ऑस्मैंथस चेस्टनट केक बचा है? मेरी आवाज थोड़ी सूखी निकली। लड़की ने पलकें झपकाई, फिर एक कोमल मुस्कान बिखेर दी, जैसे झील पर बसंत की हवा चली हो, लहरें फैलती चली जाएं। हाँ बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। उसकी आवाज भी सुंदर थी, मुलायम और मीठी। मैं खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक नाजुक सी थाली में मिठाइयां लेकर आई और मेरे सामने रख दी। चेस्टनट केक बेर के फूलों के आकार में बने थे, ऊपर से चमकदार ऑस्मैंथस चीनी से सजे हुए। मीठी खुशबू अप्रतिरोध्य थी। मैंने एक उठाया और मुंह में रखा। यही स्वाद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिता बनाते थे। मेरी छाती की गहराई से एक गर्म लहर उठी। बिना किसी चेतावनी के मेरी आंखें धुंधला गईं। कैसा लगा? अच्छा है? लड़की सामने बैठ गई, थोड़ी
जोड़ी हाथों पर टिकाए उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखती हुई। बहुत अच्छा है, मैंने सच्चाई से कहा। बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पिता बनाते थे। सच में? उसकी आंखें चमक उठी। ये नुस्खा मेरी दादी से मिला है। उन्होंने बताया था कि अब बहुत कम लोगों को यह बनाना आता है। तुम्हारी दादी जरूर बहुत कमाल की रही होंगी। उसने गर्व से सीना फुलाया। थी ही, मैं लिली हूँ, ये दुकान मेरी है, और आप? मैं डेमियन हूँ। हम ऐसे बात करने लगे जैसे सालों के पुराने दोस्त हों। मुझे पता चला कि उसकी पारिवारिक जड़ें बहुत गहरी थीं। उसके पूर्वज शाही रसोइये थे, इसीलिए बचपन से ही इन पारंपरिक कलाओं में उसकी परवरिश हुई थी। 9 से 5 की दफ्तरी जिंदगी उसे पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने ये छोटी सी दुकान खोली, बस इन खूबसूरत स्वादों को जिंदा रखने के लिए। बातों में मुझे पता चला कि उसके मूल्य मेरे मूल्यों से हैरान करने वाली हद तक मिलते थे। हम दोनों को धीमी और सुकून भरी जिंदगी पसंद थी। दोनों पारंपरिक संस्कृति के प्रति लगभग जिद्दी हद तक प्रेम रखते थे। उस दोपहर मैं उस छोटी सी मिठाई की दुकान में बैठकर उससे घंटों बात करता रहा। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उस पर पड़ रही थी, उसे सुनहरी रोशनी की एक परत में नहला रही थी। मैं देखता रहा। उसकी आंखों की चमक, जब वो बात करती थी, वो छोटी छोटी मुस्कानें जो बिना उसे एहसास हुए उसके होंठों पर आ जाती थी। मेरे अंदर कहीं कुछ भरता जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ वो पुराना कठोर दिल मेरा, जो पुनर्जन्म की उम्र से सख्त हो चुका था, फिर से नरम होने लगा था। उस दिन के बाद से लिली की मिठाई की दुकान मेरा नया ठिकाना बन गई। मैं हर एक दिन जाता था बिना नागा, कभी उसकी नई बनाई मिठाई के लिए, कभी उसके हाथ से बनाई चाय के लिए, और ज्यादातर वक्त बस चुपचाप वहां बैठकर उसे काम करते देखने के लिए। वो व्यस्त रहती थी क्योंकि दुकान वो अकेले चलाती थी। तैयारी, खाना बनाना, ग्राहकों को परोसना, सफाई करना, सब कुछ वो खुद करती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान रहती थी। मैंने उसकी मदद करनी शुरू की, पहले बर्तन धोने से, फिर सब्जियां तैयार करने से। आखिरकार उसने मुझे अपनी रसोई में मिठाइयां बनाते देखने की भी इजाजत दे दी। उसकी रसोई छोटी थी लेकिन बेदाग सजी हुई, हर बर्तन अपनी तय जगह पर करीने से रखा हुआ। वो पूरे ध्यान से काम करती थी, जैसे कोई समर्पित कलाकार। उन नाजुक हाथों को साधारण सामग्री से छोटी छोटी उत्कृष्ट कृतियां बनाते देखना एक तरह का आनंद था। एक दिन मैं उसके लिए आटे की भारी बोरी उठाकर ला रहा था। मैं अभी अभी वर्कआउट करके आया था, इसलिए बस एक टाइट एथलेटिक टैंक टॉप पहने हुए था। लिली मेरे पीछे खड़ी थी, खिंचते हुए मेरी मांसपेशियों को देख रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए। डेमियन, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। मैंने बोरी नीचे रखी और मुड़ा, जानबूझकर सीना फुलाया। छूकर देखना चाहती हो? मुझे उम्मीद थी कि वो शर्माकर भाग जाएगी। इसके बजाय उसने सच में हाथ बढ़ा दिया। ठंडी उंगलियां चावल की हल्की मीठी खुशबू लिए हुए धीरे से मेरे एब्स की लकीरों पर टिक गईं। वाह, इतने सख्त हैं। उसने ऐसे हांफते हुए कहा जैसे उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। आंखें बिल्कुल गोल हो गई थीं। मेरा पूरा शरीर एक पल में तन गया। पेट से सिर तक गर्मी की एक लहर दौड़ गई। 2 जन्म जी लिए, और पहली बार किसी लड़की ने मुझे इस तरह छेड़ा था। उसका वो मासूम जिज्ञासु चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आया हंसूं या रोऊं। मैंने उसकी शरारती हथेली पकड़ ली। उसका हाथ इतना मुलायम था जैसे उसमें हड्डियां ही ना हो। मैंने आवाज धीमी की और उसके कान के पास झुका। उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया जैसे पका हुआ सेब। उसने झटके से हाथ खींचा, मुड़ी और रसोई से भाग गई। मैं उसकी भागती हुई पीठ देखता रहा, हंसी रोक नहीं पाया। ये लड़की बस बहुत ही प्यारी है। हमारा रिश्ता हर दिन थोड़ा और गर्म होता गया। बातें करने के लिए हमारे पास कभी कमी नहीं थी। खाना, शराब, ओपेरा। मुझे पता चला कि वो एक खजाना थी, हमेशा कुछ नया चौंकाती रहती थी। वो चीनी वीणा बजाती थी, स्याही की पेंटिंग बनाती थी, यहाँ तक कि अपना खुद का रूज भी बनाती थी। वो जैसे पुराने जमाने से सीधी चलकर आई कोई कुलीन महिला थी, सिर से पैर तक शास्त्रीय सौंदर्य से दमकती हुई। जब मैं उसके साथ होता था, पूरी दुनिया धीमी हो जाती थी, शांत और सुंदर हो जाती थी। मेरा वो दिल जो बस आराम से जीना चाहता था, हिलने लगा था। मैं हर रोज उससे मिलने का इंतजार करने लगा। उसकी मुस्कान का इंतजार, उससे नोकझोंक का इंतजार, उन छोटी छोटी बेख्याल हरकतों का इंतजार जो वो बिना जाने करती थी। मैं यहाँ तक सोचने लगा कि अगर आज के बाद की हर रोज वो मेरे पास होती तो शायद ये बुरा नहीं होता। मैंने उसकी दुकान को एक निजी उपनाम दिया, शाही रसोई, और उसने मुझे एक उपनाम दिया, आलसी जमींदार। उसने कहा कि मैं दिन भर कुछ नहीं करता, बस किराया वसूलने आ जाता हूँ और उसकी सबसे अच्छी मिठाइयां हड़प जाता हूँ। मुझे पता था कि अब हमारे बीच बस एक पतली सी कागज की दीवार बची थी, और उस दीवार को तोड़ा एक हादसे ने। उस दिन एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का स्पोर्ट्स कार में आया। उसने एक नजर लिली पर डाली और फैसला कर लिया कि वो उसे चाहता है। चिकने बाल, चिकनाई भरा चेहरा, गंदी जबान। उसने मौके पर ही पूरी दुकान खरीदने और लिली को अपने साथ बिठाने की मांग की। लिली ने मना कर दिया। लड़का आग बबूला हो गया। उसने दुकान तोड़फोड़ शुरू कर दी, बहुत कुछ तोड़ दिया। मैं पिछली रसोई में एक नई रेसिपी पर काम कर रहा था। बाहर का शोर सुनकर मैं तुरंत दौड़ा। दुकान खंडहर जैसी दिख रही थी। लिली का छोटा सा चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मेरे अंदर एक गुस्सा भड़क उठा। 2 पूरे जन्मों में मैं इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था। मैं लिली के सामने आ गया, ठंडी आंखें, उस गुंडे पर आंखें टिकाए हुए। निकल जाओ। तू है कौन बीच में टांग अड़ाने वाला? गुंडे ने अपनी उंगली मेरे चेहरे की तरफ उठाई। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला और मार्कस को कॉल किया। मार्कस, एक गाड़ी का नंबर चाहिए, 5 मिनट में इसके और इसके परिवार की कंपनी को राजधानी के नक्शे से मिटा दो। गुंडा एक पल के लिए जम गया, फिर जोर से हंसने लगा। तू मुझे मार रहा है? तुझे लगता है ये कोई फिल्म है? 5 मिनट में मेरा परिवार गायब कर देगा? जानता है मेरे पिता कौन है? मैंने बस उसे चुपचाप देखा, जैसे एक मुर्दे को देख रहा हो। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन बज उठा। उसने उठाया, उसके चेहरे पर जमी मुस्कान एक पल में जम गई। क्या पिताजी, क्या कहा आपने? कंपनी के खाते जमे, सारी साझेदारियां रद्द? ये कैसे हो सकता है? किसे किसे नाराज कर दिया हमने? उसकी आवाज दहशत से कांप रही थी। फिर एक धमाके के साथ वो घुटनों के बल गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें किसी राक्षस को देखने जैसी थीं। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अब जा सकते हो, मैंने हल्के से कहा। वो हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकल गया। अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स कार लेने
लेने की भी जहमत नहीं उठाई। दुकान में फिर से खामोशी छा गई। लिली मुझे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से भरी थीं और उनमें एक हल्की सी श्रद्धा भी थी। तुम मैं मुड़ा। मेरा दिल दर्द से भर गया। मैंने उसके चेहरे से आंसू पोंछे। डरो मत, मैं हूं यहाँ। उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना मैंने सिर झुकाया और उसके ठंडे होंठों को चूम लिया। उसके होंठ बिल्कुल वैसे ही मुलायम थे जैसा मैंने सोचा था, ऑसमेंस चीनी की हल्की मिठास लिए हुए। पहले वो जम गई जैसे कोई चौंकी हुई हिरनी, फिर धीरे धीरे ढीली पड़ी और अनाड़ीपन से उसने मुझे वापस चूमा। वो चुंबन हल्का था, कोमल था, लेकिन मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरा। एक लंबे पल के बाद मैंने अनमने मन से उसे जाने दिया। उसने सिर झुका लिया। उसका चेहरा इतना लाल था, टमाटर से भी ज्यादा। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लिली, मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसे अपनी आंखों से मिलाया। पूरी गंभीरता से बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने होंठ दबाए। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाई। एक लंबे पल के बाद उसने एक छोटी सी हम्मा कही, मच्छर की आवाज जितनी धीमी। मैं मुस्कुराया, बेवकूफों की तरह। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे पास है। 2 जन्मों में ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि प्यार में पड़ना क्या होता है, खुश होना क्या होता है। वो मेरी छाती से लगकर बड़बड़ाई, तुम अभी बहुत डरावने लग रहे थे। एक फोन और पूरी कंपनी बर्बाद। डेमियन, तुम सच में हो कौन? मैंने उसकी साफ मासूम आंखों में देखा। मुझे पता था अब उससे छुपाना मुश्किल था। मैंने बताया था ना, मैंने उसकी नाक पर टपली मारी। मैं एक आलसी जमींदार हूँ, बस जमीन थोड़ी ज्यादा है। मैंने उसे अपनी कहानी बताई, सोच समझकर चुने हुए हिस्से। पुनर्जन्म वाली बात नहीं बताई। बस ये कहा कि पिता एक बड़ी विरासत छोड़ गए थे, मैंने कुछ निवेश किए और थोड़े पैसे कमाए। लिली ने पलकें झपकाई। थोड़े पैसों से 5 मिनट में कंपनी दिवालिया हो जाती है, ये थोड़े कितने हैं? मैंने एक पल सोचा, फिर उसे ऐसे समझाया जो उसकी समझ में आए। चलो ऐसे समझो, मैं शायद तुम्हारी ऐसी हजारों दुकानें खरीद सकता हूँ। लिली ने तेज सांस खींची। वो देर तक उंगलियों पर गिनती करती रही, फिर उसने ऊपर देखा, पूरी तरह सन्न। तुम खरबपति हो? मैंने सिर हिलाया। वो चुप हो गई। मेरा दिल डगमगाया। मुझे डर था कि हमारी दुनियाओं के बीच की विशाल खाई की वजह से वो पीछे हट जाएगी, लेकिन एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अचानक सिर उठाया। गंभीर चेहरे से बोली, डेमियन ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है और मेरा पैसा अभी भी मेरा पैसा है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे उठाया और गोल गोल घुमाने लगा। जो हुक्म। मेरी शाही रसोई की मालकिन, वो घूमने से चक्कर खा रही थी, बस मेरी गर्दन पकड़ सकती थी, चांदी की घंटियों जैसा हंसती हुई। मुझे पता था मैंने गलत नहीं चुना। लिली मुझसे मेरी वजह से प्यार करती थी, उस चमक दमक की वजह से नहीं जो मेरे साथ आती थी। लिली के साथ होने के बाद मेरी आरामदेह जिंदगी रंगों से भर गई। हम साथ मिलकर नई मिठाइयां बनाते, साथ नई शराब बनाते। वो मुझे खींचकर सुबह के बाजारों में दुकानदारों से एक एक पैसे पर बहस करती जब तक उसका चेहरा लाल ना हो जाए। मैं उसे मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां ले जाता ताकि वो दुनिया भर के स्वाद छक सके। उसे मेरे एब्स छूना बहुत पसंद था। कहती थी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कपड़े धोने का पटा। मुझे उसकी आंखों का वो भाव पसंद था जब वो भावुक हो जाती थी, और उसके गालों को शर्म से गुलाबी होते देखना भी अच्छा लगता था। हम मीठे और चिपकू थे, जैसे प्यार में डूबे कोई भी जोड़े होते हैं। मार्कस कहता था कि वो हर रोज की इस लव डिस्प्ले से मर जाएगा। बॉस, ये यूनिवर्सल होल्डिंग्स का अधिग्रहण सौदा है, आपको साइन करना है। वहीं रख दो, पहले लिली के लिए रॉक शुगर नाशपाती का सूप बना रहा हूँ। बॉस, यूरोपीय राजघराने से डिनर का निमंत्रण है, मना कर दो। लिली को फिल्म दिखाने ले जाना है। बॉस, इस सितारे सिंक्लेयर ग्रुप की मिस सिंक्लेयर मिलना चाहती हैं, एक सौदे पर बात करनी है। जब मार्कस ने मिस सिंक्लेयर कहा, उसने सावधानी से मेरी तरफ एक नजर डाली। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। विवियन सिंक्लेयर, ये नाम बहुत दिनों से नहीं सुना था। उसे मुझसे क्या काम है? मैंने हल्के से पूछा। मार्कस ने समझाया, सिंक्लेयर ग्रुप को नकदी की तंगी हो रही है, उन्हें तुरंत एक बड़े निवेश की जरूरत है। उन्होंने वैंस कैपिटल के बारे में सुना है और हमसे साझेदारी मांगना चाहते हैं। वैंस कैपिटल वो निवेश फर्म थी जो मैंने मार्कस से बनवाई थी, मेरे विशाल व्यापारिक साम्राज्य का सबसे छोटा, सबसे अनदेखा कोना। लेकिन वो छोटा कोना भी एक ऐसा दैत्य था जिसे सिंक्लेयर ग्रुप को ऊपर देखना पड़ता था। समय ने कितना पलटा खाया था। वो घमंडी बर्फीली रानी सीईओ, जिसने कभी कहा था कि मैं उसके लायक नहीं, अब मुझसे निवेश की भीख मांगने आ रही थी। मेरे होंठ के कोने पर एक मनोरंजित मुस्कान उभरी। उससे कह दो बात करनी है तो मेरी शाही रसोई में खुद आए। शाही रसोई? मिठाई की दुकान? मार्कस उलझे हुए चेहरे से देखने लगा। उससे कह दो प्रस्ताव लेकर आए। देखना चाहता हूँ कितनी गंभीर है। मैं सच में देखना चाहता था कि जब विवियन मुझे लिली के साथ देखेगी, जब वो देखेगी कि जिस बेकार आलसी को उसने कभी तुच्छ समझा था वो अब ऐसा इंसान बन गया है जिसे उसे ऊपर देखना पड़े, तब उसके चेहरे पर क्या भाव होगा। मैं उत्साहित होता जा रहा था। जब विवियन आई, मैं पिछली रसोई में लिली की पसंदीदा केकड़े की रो वाली सूप डंपलिंग बना रहा था। मैंने सफेद शेफ की कोट पहनी थी, कमर पर एप्रन बंधा था, हाथों पर अभी भी आटे की धूल थी। लिली बिल्ली के बच्चे की तरह पीछे से मेरी कमर से लिपटी हुई थी। उसकी ठोड़ी मेरे कंधे पर टिकी थी। वो अभी अभी भाप में पकाई केकड़े की रो के टुकड़े चुराते हुए मुझे हुक्म दे रही थी। ये सिलवटें बदसूरत हैं, दोबारा करो। अरे सूप बाहर निकल जाएगा बेवकूफ। ये वाला ठीक है, मैं रसोई की प्रमुख की मंजूरी देती हूँ। मैं उसे करने देता रहा, बीच बीच में मुड़कर उसके गाल चूम लेता। रसोई खाने की खुशबू और हमारे बीच की मिठास से भरी हुई थी। ठीक इसी पल विवियन ने दरवाजा धकेला। आज उसने काली बिजनेस सूट पहनी थी, बाल अभी भी ऊपर बंधे हुए, एक भी लट इधर उधर नहीं। चेहरे पर थकान और बेचैनी थी, लेकिन वो अभी भी अपनी बर्फीली रानी सीईओ की छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब उसने सामने का दृश्य देखा, उसका पूरा शरीर पत्थर हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो रहस्यमयी, अछूता, सर्वशक्तिमान बॉस वही बेकार आलसी निकलेगा जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। और ये तो और भी असंभव था कि वो बेकार आलसी अभी एक छोटी सी मिठाई की दुकान की रसोई में एप्रन पहने एक लड़की के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा हो, और वो लड़की उससे इस तरह लिपटी हो जैसे कह रही हो, ये
मेरा है। विवियन का चेहरा एक पल में भूत की तरह सफेद पड़ गया। वो हमेशा शांत, हमेशा तर्कशील आंखें हैरानी और उलझन से भर गईं, और एक हल्की सी बेतरतीबी भी जिसे वो खुद नहीं जान पा रही थी। मिस सिंक्लेयर आ गई आप। मैंने नाटकीय अंदाज में अभी अभी उसे देखा हो ऐसे जाहिर किया। हाथ पोंछे, एप्रन खोला और बिना किसी गर्मजोशी या ठंडेपन के उसका स्वागत किया। लिली ने मेरे पीछे से सिर निकाला और विवियन को आंकने लगी। फिर मुझसे धीरे से बोली, डेमियन ये कौन है? बड़ी डरावनी लग रही है। बस कोई है जो मिन्नत करने आई है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी नाक दबाई। लिली हंसी रोक नहीं पाई। उसकी हंसी। विवियन का चेहरा तेजी से सफेद से हरा, हरे से लाल होता गया। उसने मुट्ठियां भींच ली, नाखून हथेलियों में धंस गए। उसने दांत पीसते हुए शब्द निकाले, डेमियन हद में रहो। हद में रहूं? मैंने भौं उठाई। मिस सिंक्लेयर, अगर मुझे सही याद है तो आप ही थी जिन्होंने कहा था कि हमारा कोई वास्ता नहीं, और अब आप खुद मेरे दरवाजे पर आई हैं। अगर मिन्नत करने नहीं तो किस लिए? मैंने लिली का हाथ थामा और उसे बाहर ले आया। उसके सामने भाप उड़ाती सूप डंपलिंग की एक टोकरी रख दी। खाओ, अभी अभी भाप से निकाली है। फिर धीरे से मुड़कर विवियन को देखा, हाथ के इशारे से बैठने को कहा। मिस सिंक्लेयर बैठिए, जो कहना है कहिए। मेरा लहजा ऐसा था जैसे किसी अनजान और बेअहमियत इंसान को झटक रहा हो। यह वो व्यापारिक बातचीत नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। कोई तनाव नहीं, कोई शाब्दिक जंग नहीं, बस एक कुचलती हुई प्रभुता, कच्ची, पूरी और संपूर्ण। विवियन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। फिर थैले से एक मोटी फाइल निकाली और मेरी तरफ धकेली। मिस्टर वैंस, यह सिंक्लेयर ग्रुप की 5 साल की विकास योजना है, साथ में इस दौर के लिए हमारा वित्त पोषण प्रस्ताव। मुझे उम्मीद है। रुकिए, मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में काट दिया। मिस सिंक्लेयर, मुझे लगता है आप कुछ उलझ गई हैं। क्या अभी आप मुझसे मिन्नत कर रही हैं? मैं आपसे नहीं। मैं कुर्सी पर पीठ टिकाकर धीरे धीरे बोला, आपकी योजना में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने पहले लिली की तरफ इशारा किया, फिर खुद की तरफ। क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? विवियन का शरीर झटके से हिल गया। उसने मुझे देखा, फिर लिली को, जो मेरे बगल में बैठी खुशी से सूप डंपलिंग कुतर रही थी। उसके होंठ हिले लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। एक दूसरे के लिए सही, यह सवाल एक खंजर की तरह सीधे उसके घमंडी दिल में उतर गया। उसके सामने बैठा आदमी खूबसूरत था, दौलतमंद था, ताकतवर था, फिर भी एक साधारण लड़की का हाथ थामने और उसके लिए चूल्हे पर खड़े होने को तैयार था। उसकी आंखों में जो कोमलता थी वो एक ऐसी नजाकत थी जो विवियन ने कभी नहीं देखी थी। और वो लड़की साधारण कपड़ों में, उसकी मुस्कान साफ थी, आंखें निर्मल थीं। उससे वो खुशी झलक रही थी जो पूरी तरह प्यार में डूबे होने से आती है। साथ में वो दोनों शांत और खूबसूरत दिनों की एक तस्वीर लग रहे थे। और वो खुद महंगा सूट पहने, मोटा प्रस्ताव थामे, यहाँ एक जोकर की तरह बैठी थी, इस आदमी से दया के एक टुकड़े की भीख मांगने। एक वक्त था जब वो उसके सामने खड़ी थी, दानी लहजे में उसे अपनी दुनिया से निकल जाने को कह रही थी, और अब पासे पलट गए थे। व्यंग्य और पछतावे की एक विशाल लहर ने उसे डुबो दिया। उसका घमंड, उसकी समझदारी इस पल चकनाचूर हो गई। उसने खुद को बोलने पर मजबूर किया। आवाज कर्कश थी, पहचानी नहीं जा रही थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो? क्या सच में? मैं मुस्कुराया, लेकिन मुझे याद है किसी ने कहा था कि मैं बेकार हूँ, परजीवी की तरह हूँ, उसके लायक नहीं। विवियन के चेहरे से रंग की आखिरी लकीर भी उड़ गई। वो जानती थी कि मैं उसे नीचा दिखा रहा हूँ, उसी के शब्द उस पर वापस फेंक रहा हूँ बिना बदले। डेमियन, मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैं अंधी थी। उसने आंखें बंद कर लीं जैसे अपनी सारी ताकत जुटा रही हो। मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन व्यापार व्यापार है और निजी बात निजी है। ये साझेदारी सिंक्लेयर ग्रुप के लिए सच में बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। विनती कर रही हैं? मैंने धीरे से कहा। मिस सिंक्लेयर, किस हैसियत से विनती कर रही हैं? मेरी पूर्व मंगेतर के रूप में या एक पराजित प्रतिद्वंद्वी के रूप में? लिली मेरे बगल में बैठी बातचीत समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि बीच में नहीं बोली। उसने चुपचाप एक और सूप डंपलिंग मेरी कटोरी में डाल दी और उन साफ आंखों से बिना एक शब्द कहे उसने मुझे अपना साथ दिखाया। वो छोटा सा इशारा जिसने विवियन की आखिरी दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने हमारे बीच की वो बेशब्द समझ देखी, वो अंतरंगता जो हमारी हड्डियों में घुली हुई थी, ये निकटता जो सांस लेने जितनी स्वाभाविक लगती है, कुछ ऐसा जो उसे कभी नसीब नहीं होगा। उसने हमेशा सोचा था कि वह अपने करियर की छोटी का पीछा कर रही है, सबसे ऊंची शक्ति की, लेकिन आज तक उसे एहसास नहीं हुआ था कि जब वह शीर्ष पर खड़ी होकर दुनिया को नीचे देखती है तो उसका दिल कितना खाली और ठंडा है। उसने सारी दुनिया जीत ली, लेकिन वह एकमात्र इंसान को खो दिया जो उसे गर्म रख सकता था। डेमियन, वह फिर बोलती है। उसकी आवाज में अब एक हिचकी है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया। वह रो रही है, हमेशा अलग रहने वाली बर्फ जैसी ठंडी विवियन सिंक्लेयर सच में रो रही है। आंसू उसके बेदाग गालों पर फिसलते हुए उस प्रस्ताव पर टपक रहे हैं जिस पर उसे इतना गर्व था, गीले धब्बे फैलाते हुए। मैं उसे चुपचाप देखता हूँ, बिना किसी संतोष के, केवल पूर्ण उदासीनता के साथ। पिछले जन्म में शायद मैं उसके आंसुओं से पिघल जाता, अब नहीं। मैं प्रस्ताव उठाता हूँ, उसकी तरफ देखे बिना भी। मैं उसे सीधे अपने बगल वाले कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। मिस सिंक्लेयर, मैं खड़ा होता हूँ। मैं उसे ऊपर से नीचे देखता हूँ। मुझे दिवालिया होने वाली कंपनी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर तब जब उस कंपनी की मालकिन आप हो। फिर मैं उसकी तरफ और नहीं देखता। मैं लिली का हाथ थामकर रसोई में वापस चला जाता हूँ। मेरे पीछे विवियन की बेकाबू टूटती हुई सिसकियां आती हैं। मुझे पता है कि आज से इस औरत का घमंड मेरे हाथों तले कुचल दिया गया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। विवियन अर्धमूर्छित अवस्था में चली जाती है। मैं यह जानने की परवाह नहीं करता कि उसके साथ क्या होता है, क्योंकि एक और घिनौना इंसान दरवाजा खटखटाता है। लिंडा कार्टर, मेरी सगी माँ। उसे किसी तरह लिली की मिठाई की दुकान का पता चल जाता है और वह सीधे दरवाजे पर आ धमकती है। 10 साल बीत चुके हैं और वह बूढ़ी हो गई है, बहुत ज्यादा, और दुबली पतली हो गई है। जो औरत कभी फिर भी आकर्षक थी, उसकी आंखों के आसपास अब झुर्रियां पसर चुकी हैं। उसके बालों में चांदी की लटें बिखरी हुई हैं। वह सस्ते बाजार के कपड़े पहने हुए हैं। उसके चेहरे पर घटिया चालाकी साफ
दिखती है। एक नजर में पता चल जाता है कि वह और ग्रेग अच्छे दिन नहीं काट रहे। पिछले जन्म में उन्होंने मेरे पिता का पैसा बेतहाशा उड़ाया था। ग्रेग को जुए की लत लग गई थी। उन्होंने पूरी दौलत जल्दी ही उड़ा दी थी। इस जीवन में मेरे पिता के पैसे के बिना मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उनके लिए चीजें और भी मुश्किल रही होंगी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह 10 साल पहले की तरह मुझे गले लगाने के लिए मेरी तरफ लपकी। मैं घृणा से एक तरफ हट जाता हूँ। डेमियन, मेरे प्यारे बेटे, मम्मी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। वह फिर से अपना रोने और बिलखने का नाटक शुरू कर देती है। जो कहना हो कहो। मैं ठंडे स्वर में बोलता हूँ, अगर कुछ नहीं कहना तो दफा हो जाओ। डेमियन, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मम्मी जानती है कि तुम अभी भी मुझे दोष देते हो, लेकिन मम्मी के पास उस वक्त अपने कारण थे। तुम्हारे चाचा ग्रेग और मैं, हमने इन सालों में बहुत तकलीफ उठाई है। उसे व्यापार में धोखा हुआ और कर्ज का पहाड़ चढ़ गया। अभी हमारे पास खाने तक के पैसे मुश्किल से हैं। डेमियन, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बना लिया है। तुम अपनी माँ को यूं नहीं छोड़ सकते। वह आंसू पोंछते हुए अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। वह घुटनों पर गिरने ही वाली है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। लिली दुकान से बाहर आती है। यह दृश्य देखकर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। डेमियन, ये कौन है? कोई नहीं। मैं लिली को अपने पीछे कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह इस गंदे दृश्य से दूषित हो। लिंडा चीखती है। वह लिली की तरफ उंगली उठाती है। मैं कोई नहीं कैसे हूँ? मैं इसकी माँ हूँ, असली माँ। तुम कौन हो? कोई घर तोड़ने वाली जो मेरे बेटे को बहकाकर हमारे परिवार का पैसा हड़पने आई है ना? ये सुनते ही लिली का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। मेरा चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। एक एक शब्द, मेरी आवाज बर्फ जितनी ठंडी। मैं एक बार और कहूंगा, दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी। डेमियन, तुम्हें आज मुझे पैसे देने होंगे। 10 लाख नहीं, 1 करोड़, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम पर मुकदमा भी करूंगी, अपनी माँ को छोड़ने का मुकदमा। लिंडा तमाशा करने लगती है। उसे लगता है कि मैं अभी भी वही भोला भाला इंसान हूँ जिसे वह मनमाने तरीके से नचा सकती है। उसे लगता है कि मुझे अपनी इज्जत की परवाह है, लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह है। वह गलत है। मैं उसके बदसूरत चेहरे को देखता हूँ। अचानक मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, मैं कहता हूँ, मुझ पर मुकदमा करना है, मैं तुम्हें वह मौका दूंगा। मैं अपना फोन निकालता हूँ। मैं मार्कस को फिर से फोन करता हूँ। मार्कस, मुझे राजधानी की सबसे अच्छी कानूनी टीम चाहिए और बड़े मीडिया संस्थानों से संपर्क करो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। विषय होगा मैं और मेरी सगी माँ, इन सालों का हिसाब चुकाना। लिंडा ठिठक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी धमकियां मुझ पर बेअसर रहेंगी, बल्कि उल्टा मैं इसे बड़ा बनाने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। उसके शब्द दिखावटी रूप से दृढ़ हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। देखते जाओ। मैं फोन रख देता हूँ और व्यंग्य से मुस्कुराता हूँ। लिंडा, तुम शायद भूल गई हो कि मैंने 10 साल पहले क्या चुना था। 10 साल पहले मैंने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ दिया था। 10 साल बाद मैं तुम्हें थोड़ी सी शांति के लिए पूरी तरह बर्बाद कर सकता हूँ। तुम्हें तमाशा करना पसंद है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मंच बनाऊंगा और तुम जी भरकर अपना नाटक कर सकती हो। मेरी आंखें उसे ऐसे देखती हैं जैसे वह एक लाश हो। लिंडा की रूह कांप जाती है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा बेटा अब वह इंसान नहीं रहा जिसे वह काबू कर सके। यह एक शैतान है, एक ऐसा शैतान जो उससे भी कहीं ज्यादा ठंडा और निर्मम है। वह मेरी तरफ उंगली उठाती है। काफी देर तक कुछ कहने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार इस भारी दबाव को सहन न कर पाते हुए वह शर्म के मारे भाग खड़ी होती है। दुनिया फिर से शांत हो जाती है। डेमियन, लिली मेरा हाथ थाम लेती है, चिंतित होकर। क्या वह सच में तुम्हारी माँ थी? मैं अपना हाथ पलटकर उसकी उंगलियां थाम लेता हूँ। उसे होठों तक उठाकर चूम लेता हूँ। अब नहीं, आज से मेरा एकमात्र परिवार तुम हो। लिली मुझे देखती है। उसकी आंखों में कोमलता के आंसू चमकते हैं। वह कुछ और नहीं पूछती। वह पंजों के बल उठकर मुझे गर्मजोशी से गले लगा लेती है। डरो मत, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं उसे थामे रहता हूँ और मुझे महसूस होता है कि वह परछाइयां जो पिछले जन्म ने मेरे दिल में छोड़ी थी, धीरे धीरे उसकी धूप से दूर भागती जा रही हैं। हाँ, मेरे पास अभी भी लिली है और यही काफी है। मुझे लगा था कि लिंडा को डराने के बाद वह पीछे हट जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बेशर्मी को कम आंका। कुछ दिन बाद इंटरनेट अचानक मेरे खिलाफ बदनाम करने वाले लेखों से भर जाता है। रहस्यमय अरबपति डेमियन वेंस का पर्दाफाश। बेरहम मौका परस्त निकला। अमीर घर में शादी करने के लिए अपनी सगी माँ को छोड़ा। चौंकाने वाला राज्य। सैकड़ों करोड़ की दौलत अपनी माँ का खून चूस कर बनाई। समर्पित माँ की आंसुओं भरी गुहार। मेरे बेटे को एक लालची बहकाने वाली ने चुरा लिया। एक के बाद एक लेख नकली आंसुओं से लथपथ मुझे एक नाशुक्रे, पैसों के लालची, सुंदरता से अंधे गद्दार के रूप में चित्रित करते हैं। और लिंडा उस बेचारी माँ के रूप में उभरती है जिसने तकलीफ उठाकर बच्चे को पाला और बदले में उसे छोड़ दिया गया। लिली स्वाभाविक रूप से वह घर तोड़ने वाली बन जाती है जिसने माँ और बेटे के रिश्ते को बर्बाद किया। लिली और मेरी एक छोटी सी सड़क की दुकान पर खाना खाते हुए कुछ चुराई हुई तस्वीरें भी हैं। जनता में तुरंत हंगामा मच जाता है। अनगिनत अनजान नेटिजन इन झूठी कहानियों से भड़क उठते हैं। वे मेरे खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न की लहर छेड़ देते हैं। मेरा नाम ट्रेंडिंग विषयों में आ जाता है पहली बार, सबसे बुरे तरीके से। कुछ उग्र नेटिजन तो लिली की मिठाई की दुकान की जानकारी तक सार्वजनिक कर देते हैं। वे दरवाजे पर रंग फेंकते हैं, कूड़ा डालते हैं और उसे बेशर्म रखैल कहकर गालियां देते हैं। लिली बहुत डर जाती है। कई दिनों तक वह दुकान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह मेरी बाहों में छुपी रहती है, आंसू बहाते हुए, तकलीफ से भरी हुई। मैं उसे थामे रहता हूँ। मेरा दिल बेहिसाब दर्द से भर जाता है। डेमियन, मैंने कुछ नहीं किया। मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी आंखों में हत्यारा इरादा आज से पहले कभी इतना गहरा नहीं था। लिंडा, ग्रेग, तुमने इस बार सच में हद पार कर दी। मैं खुश था कि तुम खुद ही अपनी गंदगी में सड़ते रहो, लेकिन तुम्हें मुझे छेड़ना ही था। तो फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। मैं मार्कस से जांच करवाता हूँ, नतीजे जल्दी आ जाते हैं। इस सब के पीछे सच में लिंडा और ग्रेग हैं। उन्होंने एक तीसरे दर्जे की मार्केटिंग फर्म किराए पर ली, नकद पैसों से ट्रोल खरीदे और ये पूरा तमाशा खड़ा किया। जो बात मुझे और ज्यादा चौंकाती है वह ये है कि इस सब के पीछे विवियन की भी एक परछाई है। उसने सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके नाम वाली जनसंपर्क फर्म ने
इस तूफान को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। वाह, बहुत खूब। एक है मेरी बेशर्म सगी माँ, दूसरी है मेरी कड़वाहट से भरी पूर्व मंगेतर। चूंकि तुम दोनों को हाथ मिलाना इतना पसंद है, मैं तुम दोनों को एक साथ नीचे भेजूंगा। मैं अपना नाम साफ करने की जल्दी नहीं करता, मैं ट्रेंडिंग विषयों को हटाने की कोशिश नहीं करता, मैं जनमत को उबलते रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे जितना ऊंचा चढ़ सकें चढ़ें, ताकि गिरावट और ज्यादा तकलीफ दे हो। 3 दिन बाद जैसे ही मेरे खिलाफ ऑनलाइन हमले अपने चरम पर पहुंचते हैं, मैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं जो मैंने लिंडा के लिए तैयार की थी। जगह है राजधानी के सबसे शानदार 7 सितारा होटल का सबसे बड़ा बॉलरूम। मैं पूरे देश के सैकड़ों मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों को आमंत्रित करता हूं, ऐसा पैमाना जो पहले कभी नहीं देखा गया। मैं लिंडा को वहां लाया जाता हूं। वह शायद सोचती है कि मैं झुकने वाला हूं, उसे पैसे देकर यह सब खत्म करने वाला हूं। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान है। विवियन भी आती है। वह एक अगोचर कोने में बैठ जाती है, ये देखना चाहती है कि मैं इसका अंत कैसे करूंगा। मैं एक दर्जी द्वारा हाथ से बना सूट पहने हुए हूँ, लिली का हाथ थामे हुए हम अंदर आते हैं। लिली थोड़ी घबराई हुई लगती है, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई हैं। मैं उसे एक तसल्ली भरी मुस्कान देता हूँ। कैमरों की चमक बेतहाशा होने लगती है। मैं अपना गला साफ करता हूँ। अनगिनत माइक्रोफोन और कैमरों के सामने मैं अपना पहला वाक्य बोलता हूँ। नमस्ते, मैं डेमियन वेंस हूँ। मैंने आप सभी को आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको एक चुनाव की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं उन्हें वह कहानी सुनाता हूँ जब मैं 10 साल का था, बिल्कुल वैसे जैसा हुआ था। मेरे पिता की वसीयत से लेकर लिंडा की धमकियों तक और उस चुनाव तक जो मैंने आखिरकार किया। मैं इसे शांति से सुनाता हूँ, बिना भावना की एक भी लहर के, जैसे मैं कोई ऐसी बात बयान कर रहा हूँ जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा कमरा मुर्दा चुप्पी में डूब जाता है। हर पत्रकार स्तब्ध है। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सच इतना विस्फोटक पलटवार होगा। लिंडा का चेहरा तुरंत भूत जैसा सफेद पड़ जाता है। वह आगे बढ़कर बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे लगाए हुए सुरक्षाकर्मी उसे कसकर थाम लेते हैं। बेशक केवल शब्दों से कुछ साबित नहीं होता। मैं अपनी उंगलियां चटखाता हूँ। मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन जगमगा उठती है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगती है। ये 10 साल पहले अंतिम संस्कार हॉल में मेरे कान में लिंडा की धमकी है। एक गलत शब्द बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। आवाज एकदम साफ है। मैंने वॉल्टर से वह रिकॉर्डर से निकलवाई जो वह हमेशा अपने पास रखते थे। मेरे पिता स्वभाव से शक्की थे। बस सावधानी के तौर पर वॉल्टर ने उस दिन की सभी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह आज काम आएगी। रिकॉर्डिंग चलते ही कमरे में हलचल मच जाती है। हर कैमरे की चमक लिंडा की तरफ मुड़ जाती है, जिसका चेहरा अब राख के रंग का हो चुका है। लिंडा बेतहाशा चीखती है, ये नकली है, ये बनावटी है। मैं मुस्कुराता हूँ, नकली? तो क्या ये भी नकली है? स्क्रीन बदल जाती है। एक वीडियो चलने लगता है। मेरे पिता की मृत्यु के 1 महीने से भी कम समय बाद लिंडा और ग्रेग एक महंगे रेस्तरां में जश्न मनाते हुए गिलास उठा रहे हैं। लिंडा, मैंने तुमसे कहा था वह बच्चा बेवकूफ है, वह तुम्हें जरूर चुनेगा। वह मेरा जना हुआ बेटा है, मैं उसे तो जानती हूँ। एक बार जब हमें वह 20 करोड़ मिल जाएं, हम दुनिया घूमेंगे। आओ हमारे खूबसूरत भविष्य के लिए गान बे। वीडियो में दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं, तकलीफ देह रूप से चमकीले। ये फुटेज मैंने मार्कस से खास तरीकों का इस्तेमाल करके निकलवाई, रेस्तरां के सर्विलांस सिस्टम से। पक्का सबूत। लिंडा अब कुछ भी नकारने की स्थिति में नहीं है। वह कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर जाती है। अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ। स्क्रीन पर नए सबूत दिखते रहते हैं। ग्रेग के जुए के उधार के कागज, मेरी चीजें बेचने के रिकॉर्ड, पिता की संपत्ति बेचने के रिकॉर्ड, यहाँ तक कि पड़ोसियों की गवाही भी कि कैसे उन्होंने बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। एक एक करके टुकड़े टुकड़े, चौंकाने वाले और अकार्य, तथाकथित समर्पित माँ, तथाकथित छुपी हुई तकलीफ के तथ्यों के सामने सबसे बड़ा मजाक बनकर रह जाती है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिंडा और ग्रेग का सार्वजनिक फांसी का मंच बन जाती है और शुरू से अंत तक मैं केवल एक शांत दर्शक हूँ। स्क्रीन एक दस्तावेज पर रुक जाती है। माँ और बेटे के रिश्ते को तोड़ने की घोषणा। मैं माइक्रोफोन उठाता हूँ। मैं डेमियन वेंस एतद द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ। मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। आज से मैं सुश्री लिंडा कार्टर से अपने सभी संबंध तोड़ता हूँ। अब से बीमारी में और स्वास्थ्य में, विवाह में और मृत्यु में हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैं रुकता हूँ। मेरी नजर कोने में बैठी विवियन की तरफ जाती है, उन सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए जिन्होंने मेरे और मेरी मंगेतर सुश्री लिली के खिलाफ इस दुर्भावनापूर्ण बदनामी अभियान में हिस्सा लिया। मेरी कानूनी टीम पूरी कानूनी जवाबदेही तय करेगी। इसमें सिंक्लेयर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली जनसंपर्क फर्म भी शामिल है। विवियन का शरीर एक झटके से कांप उठता है। वह सिर उठाकर मेरी बर्फीली नजरों से मिलती है। उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वह जानती है कि यह मेरी युद्ध की घोषणा है। वह यह भी जानती है कि वह हार गई है, ऐसी हार जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मीडिया संस्थान की पहली पंक्ति की सुर्खियां बन जाती हैं। जनमत पल भर में पलट जाता है। एक के बाद एक ट्रेंडिंग विषय प्लेटफॉर्म पर छा जाते हैं। लिंडा और ग्रेग सार्वजनिक रूप से घृणित बन जाते हैं। सब उनसे नफरत करते हैं। उन्हें न केवल नैतिक निंदा का सामना करना पड़ता है, बल्कि कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। धोखाधड़ी, बाल शोषण, झूठे सबूत, इतना काफी है कि वे बाकी जीवन जेल में सड़ते रहें। सिंक्लेयर ग्रुप भी इसमें घिस जाता है। उनके शेयर की कीमत रातों रात 30% गिर जाती है। दिवालियेपन की कगार पर विवियन बेहाल हो जाती है। वह हर जगह मदद के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन हर दरवाजे से ठुकरा दी जाती है। आखिरकार इस वक्त कोई भी मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। वह आखिरकार सबके द्वारा छोड़े जाने की कड़वाहट चखती है, चारों तरफ से घिरी हुई। कुछ दिन बाद एक अप्रत्याशित इंसान मुझे फोन करता है। यह विवियन है। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं है, वह थकान और खुरदरेपन से भरी है। डेमियन, मैं हार गई। ये पहली बात है जो वह कहती है। मैं तुम्हें दया की भीख मांगने के लिए फोन नहीं कर रही, मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ।
एक सवाल, अगर उस वक्त मैंने सगाई नहीं तोड़ी होती तो क्या तुम तोड़ते? नहीं, मैं बिना झिझक के उसे काट देता हूँ। विवियन, तुमने कभी एक बार भी मेरी दुनिया में कदम नहीं रखा और तुम कभी रख भी नहीं सकती थी क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुमने केवल वही देखा जो तुमने मान लिया था। तुम्हें केवल वह ताकतवर इंसान पसंद था जो तुमने अपने मन में गढ़ा था और शुरू से मैं बस एक साधारण इंसान बनना चाहता था जो उसके लिए खाना पकाए जिससे वह प्यार करता है। दूसरी तरफ से लंबी चुप्पी, आखिरकार बस एक हल्की सी सांस, दिल टूटने की आवाज। मैं समझ गई, मैं फोन रख देता हूँ। मुझे पता है कि ये औरत इस जीवन में मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगी। शायद वह अपने तरीके से अपना व्यापारिक साम्राज्य फिर से खड़ा कर ले, लेकिन उसकी दुनिया में हमेशा एक टुकड़ा गायब रहेगा जिसका नाम खुशी है और मैं अपनी खुशी कब का ढूंढ चुका हूँ। मैं फोन बंद करता हूँ और रसोई में वापस चला जाता हूँ। लिली वह प्यारा टेडी बियर एप्रन पहने हुए है जो मैंने उसे खरीदा था, एक गाना गुनगुनाते हुए अनाड़ीपन से मोमोज बनाने की कोशिश कर रही है। आटा उसके पूरे चेहरे पर लगा हुआ है। मुझे आते देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। आलसी मकान मालिक आओ मदद करो, तुम्हारी शाही रसोई की मुखिया आज 3 लजीज मोमोज चाहती है। खिड़की से धूप अंदर आती है, उसके प्यारे चेहरे को रोशन करती हुई, इतनी गर्म और खूबसूरत। मैं पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता हूँ। मैं उसकी आटे से सनी नाक को चूम लेता हूँ। जी हाँ मेरी रानी, दौलत ताकत बदला, इस पल में इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं बस अपने सामने खड़ी इस लड़की को थामना चाहता हूँ। बाकी जिंदगी उसके लिए खाना पकाना चाहता हूँ। बाकी जिंदगी उसकी मुस्कान देखना चाहता हूँ। एक जीवन फिर से जन्मा। मैंने 20 करोड़ से खुद को अतीत से आजाद किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में मैं जो जीतूंगा वो पूरी दुनिया होगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें लिली है।